अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमेशा की तरह उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब कर लें, लाइक लाजमी किया करें। व्यूज़ होते हैं लेकिन लाइक्स इतने ज़्यादा नहीं होते, तो लाइक मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। और बाकी अपनी स्टोरीज़ को आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भेज सकते हैं, जैसे कि आप वॉइस रिकॉर्डिंग की सूरत में भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसे आपको फ़ीज़ेबल लगे वैसे ही आप मुझे अपनी स्टोरीज़ को सेंड कर दिया करें। अच्छा, आज की जो पहली स्टोरी है ये हमें खान साहब ने भेजी है और ख़ान साहब ये बताते हैं कि ये 1993 या 4 की बात है। ये एक इदारे में एज सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के काम किया करते थे और कराची से इनका ताल्लुक़ है। अब ये जो सिक्योरिटी की जो जॉब होती है या सिक्योरिटी गार्ड या सुपरवाइज़र का जो काम होता है वो ज़ाहिर सी बात है बहुत लंबा होता है, बहुत मुश्किल होता है और इनको तकरीबन 12 घंटे की शिफ्ट रोज़ाना करनी पड़ती थी। अब ये बताते हैं कि दिन में तो ठीक था, लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि मुझे रात में कॉल की आती थी और कहा जाता था कि रात में आपको शिफ्ट करनी है। इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनको एक बैंक था शाहराह फैसल पे, वहाँ पे इनकी ड्यूटी लगाई गई और उनको कहा गया कि दोपहर के 3 बजे से रात के 3 बजे तक आपको वहाँ पे ड्यूटी करनी है और 3 बजे दूसरी शिफ्ट आ जाएगी तो आप वापस चले जाएं। अब इनकी जो रिहाइश थी वो थी लियाकताबाद में और इनका जो ऑफिस था या जहाँ पे ये ड्यूटी कर रहे थे वो शाहराह फैसल पे मौजूद था। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि मैं अपना जो भी काम था वो करके 3:10 या 15 मिनट पे रात में निकला। उस दौर में मेरे पास जो है वो कावासाकी बाइक हुआ करती थी और जैसे ही मैं नर्सरी के करीब पहुंचा तो मैंने ये देखा कि मेरी बाइक बंद हो गई है। शायद मेरे पास जो डीज़ल था या पेट्रोल था वो ख़त्म हो चुका था। अच्छा, वहाँ पे पहले भी एक पेट्रोल पंप मौजूद था जो कब्रिस्तान के साथ था और अब भी वहाँ पे एक पेट्रोल पंप मौजूद है जो बहुत मशहूर पेट्रोल पंप है। बहरहाल ये बताते हैं कि मैं बाइक को पैदल लेके चलने लगा और टूवर्ड्स वो जो तारिक रोड का कब्रिस्तान है उस तरफ जाने लगा, क्योंकि मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं वहाँ पे पेट्रोल पंप पे पहुँचूँ, वहाँ जाके पेट्रोल डलवा लूँ। अब ये बताते हैं कि जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो कब्रिस्तान जो है वहाँ पे जैसे कि अभी दीवारें खड़ी हुई हैं चारों तरफ, वैसे ही पहले भी दीवारें थीं, लेकिन पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी। अभी भी बहरहाल कहा जाता है कि कुछ दीवारें टूट चुकी हैं वहाँ की। तो जैसे ही बहरहाल मैं कब्रिस्तान के करीब पहुँचा तो मेरी नज़र अंदर की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि वहाँ पे अंदर की तरफ जहाँ दीवार टूटी हुई है कुछ अजीब सी मूवमेंट मुझे महसूस हुई। ऐसा लगा कि जैसे कुछ लोग हैं या कुछ अफराद हैं जिन्होंने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं और वहाँ पे अंदर यानी कब्रिस्तान की जगह पे मूव कर रहे हैं। अब मेरा जो टोटल फोकस था वो ज़ाहिर सी बात है अपनी गाड़ी के पेट्रोल या डीज़ल पे था और मैं इसी चक्कर में था कि मुझे जल्दी से ये मिल जाए तो मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करूं और यहाँ से निकल जाऊं। बहरहाल ये बताते हैं कि जैसे ही मैं पंप के पास पहुंचा और जब मैंने मज़ीद गौर से देखा तो मैंने देखा कि वो जो कब्रिस्तान है उस कब्रिस्तान के अंदर जो कब्रें मुझे नज़र आ रही हैं वहाँ पे 4 या 5 औरतें हैं जिन्होंने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं और वो अंदर खड़ी हुई हैं, जैसे सफ़ बना के खड़े होते हैं या नमाज के लिए खड़े होते हैं या जब दुरूद व सलाम आप पढ़ते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जैसे अदब से आप खड़े होते हैं, तो इस तरह से वो कब्रिस्तान में चारों लाइन से खड़ी हुई हैं, हाथ उनके बंधे हुए हैं और पीछे का हिस्सा मुझे नज़र आ रहा है उनके लंबे लंबे बाल हैं, बाकायदा उन्होंने चादरें जो हैं जैसे नमाज के लिए ओढ़ा करते हैं वैसे ओढ़ी हुई हैं। अच्छा, अब ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ। पहली बात तो ये थी कि रात के तकरीबन 3:30 पौने 4 का टाइम था। दूसरी चीज़ ये थी कि रात के टाइम हमारी सोसाइटी में औरतें कब्रिस्तान में आ ही नहीं सकती। वैसे तो नॉर्मली दिन में भी नहीं आती, लेकिन रात में तो आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि वहाँ पे औरतें मौजूद होंगी। बहरहाल मैंने जब गौर से देखा तो मुझे यकीन हो चला कि चारों औरतें ही हैं और तकरीबन 6-6.5 फीट की एक औरत होगी और वो बाकायदा सफ़ की तरह या बड़े अदब से खड़ी हुई हैं हाथ बांध के, और उनके बाल जो है पीछे से पता चल रहा है कि बहुत लंबे लंबे बाल हैं और चारों या पांचों जो भी औरतें थीं उन्होंने वाइट कलर के ही कपड़े पहने हुए हैं। अब ये बताते हैं कि जैसे तैसे मैंने वहाँ पे पेट्रोल या जो भी उनको डलवाना था वो गाड़ी में डलवाया और उसके बाद वहाँ से बाइक स्टार्ट करके तेज़ी से चलाने लगे। अब जाहिर सी बात है बाइक चला रहे थे, मुश्किल से 15-20 मिनट लगते हैं इनको घर पहुँचने में, लेकिन इसी दौरानिए में इनको ऐसा महसूस होने लगा
जैसे कि ये जो सफ़र है ये बहुत लंबा सफ़र हो चुका है, इनको शदीद सर्दी लगने लगी, इनको महसूस होने लगा जैसे कि इनको शदीद बुखार हो चुका है। अब ये बताते हैं कि मैं कोशिश कर रहा था कि जल्द अज जल्द घर पहुंच सकूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। मेरी कोशिशों के बावजूद भी ये जो 15-20 मिनट का सफ़र था ये सदियों का सफ़र लग रहा था। अब ये बताते हैं कि इसी तरह जब मैं आगे निकला और हसन स्क्वायर से आगे आया तो वहाँ पे भी आपको पता है कि कब्रिस्तान मौजूद है लेफ़्ट साइड पे। बहरहाल जब ये वहाँ पे पहुँचे तो अगेन इनको ये महसूस होने लगा जैसे कि इनकी जो बाइक है वो झटके लेना शुरू हो गई है या बंद होने वाली है। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही कब्रिस्तान आया, उधर एक मज़ार शरीफ भी मौजूद है, तो उस कब्रिस्तान या मज़ार के सामने इनकी बाइक बिल्कुल बंद हो गई। अच्छा, अब ये बताते हैं कि इनकी हालत गैर हो चुकी थी, इनसे अपना चलना मुश्किल था, ये बाइक को कैसे लेके आते। अब ये यही सोच रहे थे कि एकदम से क्या हो गया है, बाइक एकदम झटके क्यों ले रही है, हालांकि अभी इसमें मैंने फ्यूल डलवाया है। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि मैं जैसे तैसे करके कब्रिस्तान से आगे बढ़ने लगा तो मैं बाइक को खींच रहा था और बाइक को खींचते खींचते मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मेरी जो बाइक है वो मनो टनो वज़नी हो चुकी है, उसको चलाना नामुमकिन और मुश्किल लग रहा था। अब ये बताते हैं कि इसी दौरानिए में मेरी नज़र दोबारा से जो लेफ़्ट साइड पे कब्रिस्तान मौजूद था वहाँ पे पड़ी, तो मैंने वही सेम मंज़र देखा। मैंने देखा कि 4-5 औरतें हैं, वैसे ही लंबी लंबी सी, वैसे ही उनके बड़े बड़े बाल हैं और वैसे ही उन्होंने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं और वो वैसे ही अदब से खड़ी हुई हैं जैसे किसी बारगाह में खड़े होते हैं। अब ये बताते हैं कि जब दोबारा मैंने इन औरतों को देखा तो उनका मुंह ज़ाहिर सी बात है क़ब्रों की तरफ था, मुझे उनकी बैक साइड नज़र आ रही थी। अभी मैं समझने से कासिर था कि मेरे साथ क्या हो रहा है या क्या देख रहा हूँ। इसी दौरानिए में उनमें से जो एक औरत मौजूद थी उसने पलट के मेरी तरफ देखा। अब ये बताते हैं कि जैसे ही उसने पलट के मेरी तरफ देखा तो ऐसा लगा कि जैसे मेरी जान निकल जाएगी, मेरा दम घुट जाएगा, मुझे बहुत शदीद डर लगने लगा। मैं खौफ में मुब्तला हो चुका था क्योंकि जिस औरत ने मुझे पलट के देखा था उसकी आंखें बाकायदा लाल थीं और चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें नहीं हैं, कोई 2 बल्ब हैं जो लाल कलर के हैं या ऑरेंज कलर के हैं जो चमक रहे हैं, या उसकी आंखें नहीं हैं, ऐसा लग रहा था कि अंगारे दहक रहे हैं। खैर ये बताते हैं जैसे ही मैंने ये देखा कि वो औरत मुझे देख रही है, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। मैं नीचे गिरा और बेहोश हो गया और मैं वहीं पे तकरीबन 2-2.5 घंटे पड़ा रहा। जब सुबह फजर की अजान होने लगी तो अजान से मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि मेरे करीब 3-4 लोग जो नमाजी थे, जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आ रहे थे, मौजूद हैं। खैर उन्होंने मुझे उठता देख के खुशी का इज़हार किया, मुझे पानी वगैरह पिलाया और कहने लगे कि हम 15-20 मिनट से यहाँ पे मौजूद हैं, आप यहाँ पे बेहोश पड़े हुए थे, हमारी समझ ही नहीं आ रहा था कि आपके साथ क्या हुआ है। बहरहाल ये बताते हैं कि जैसे तैसे करके मैं अपने घर पहुँचा और जब मैं घर पहुँचा तो जाहिर सी बात है मैं शदीद बुखार में तप रहा था और मैंने डॉक्टर को भी दिखाया। उसके अलावा जो हमारे इलाके के मस्जिद के इमाम साहब थे उनसे भी रब्ता किया, तो उन्होंने ये बताया कि आपने रात में जो देखा था वो यकीनन इंसान औरतें नहीं थीं, वो या तो जिन थीं या रूहें थीं। बहरहाल आप कोशिश करें कि रात के टाइम इस हिस्से से या इस रास्ते से ना गुजरा करें, हो सकता है कि आपका दोबारा से एक बार फिर उनके साथ एनकाउंटर हो। अभी तो आप खैरियत से घर आ गए, हो सकता है अगली दफ़ा आपको ये मौका ना मिले। अब ये बताते हैं कि उसके बाद से जब भी मेरी कंपनी ने मुझे नाइट में बुलाया तो मैंने हमेशा रास्ता चेंज किया, थोड़ा सा लंबा रूट अपनाया, वहाँ से गया वहीं से आया और मैं यकीन दहानी कर लेता था कि मेरी गाड़ी में फ्यूल मौजूद है ताकि ऐसा ना हो कि रात में मुझे परेशानी का सामना करना पड़े। और वैसे भी गाइस हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम इस तरह के रास्ते से या कब्रिस्तान वाले रास्ते से या सुनसान रास्ते से गुजर रहे हैं तो पहले तो हम आयतल कुर्सी पढ़ें। दूसरा है कि जिस गाड़ी में या जिस व्हीकल में हम सफ़र कर रहे हैं उसकी कंडीशन देख लें, उसकी फ्यूल चेक कर लें, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बता के नहीं होती। तो बेहतर यही है कि हम एहतियात का दामन थामें और एहतियात से काम लें। अच्छा गाइस, इसी तरह की एक और स्टोरी है जो हमें अशरफ बुथरा साहब ने भेजी है और ये जिक्र करते हैं काफ़ी पुराना, यानी ये बताते हैं कि 1985-86 की बात है। इनके जो फादर थे वो एक बहुत बड़ी पोजीशन पे थे और इनके काफ़ी सारे कारखाने थे, मिल्स थी, फैक्ट्रियाँ थीं। आसान अल्फाज में बहुत माली तौर पे मुस्तहकम थे, बहुत बड़ा इनका बिज़नेस था।
खैर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और फिर इन लोगों की पैदाइश होती चली गई, इनके बहन भाई भी पैदा हो गए। अब ये बताते हैं कि जो इनके फादर थे उन्होंने सोचा कि कोई ज़मीन वगैरह मैं ख़रीद लेता हूँ ताकि फ्यूचर के हिसाब से कोई प्रोडक्टिव काम कर सकूँ, कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकूँ और ऐसा काम कर सकूँ कि फ्यूचर में मेरे बच्चों के काम आए। लिहाजा इन्होंने जंगल की तरफ कोई ज़मीन ख़रीदी जो वीरान थी, सुनसान थी और वहाँ पे कुछ भी मौजूद ना था। लेकिन जाहिर सी बात है, पुराना दौर था, उन्होंने फ्यूचर की प्लानिंग की थी। तो उन्होंने ये किया कि वहाँ पे मुख्तलिफ शेड्स वगैरह बना दिए और उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना यहाँ पे एक पोल्ट्री फार्म बना लेता हूँ या मुख्तलिफ और भी काम कर लेता हूँ ताकि यहाँ से पैसे भी बनते रहें और इस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती रहे और फ्यूचर में मेरे या मेरे बच्चों के काम आ सके। खैर बहरहाल ऐसे ही हुआ कि उन्होंने ज़मीन वगैरह ली, वहाँ पे शेड्स बना के वहाँ पे मुख्तलिफ टीम्स वगैरह बना दी या लोग रख लिए जो वहाँ पे काम कर सकें। एक अदद सुपरवाइज़र को रखा गया और भी लोग थे जो वहाँ पे काम किया करते थे। बहरहाल जब से इन लोगों ने वहाँ पे काम शुरू किया था तब से ही मुख्तलिफ़ किस्म की बातें और मामलात इनको पता चल रहे थे। और एक दफ़ा ऐसे हुआ कि रात का तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था कि एकदम से जो इनका सुपरवाइज़र है उन्होंने इनसे रब्ता किया और इनको कहा कि भाई आप फ़ौरन जो साइट है या जहाँ पे इनकी ज़मीनें हैं वहाँ पे आ जाएं, वहाँ पे जो मामलात हैं वो हद से बढ़ चुके हैं। खैर इनके फ़ादर वहाँ पे पहुँचे और वहाँ जाके उन्होंने देखा तो उनको बताया गया कि यहाँ पे जो दरवाज़े वगैरह मौजूद हैं या जो खिड़कियाँ यहाँ पे मौजूद हैं ये ख़ुद ब खुद खुलती हैं और ख़ुद ब खुद बंद हो जाती हैं। उसके साथ साथ वहाँ पे जो इनका साइट सुपरवाइज़र था या जो लुक आफ्टर कर रहा था इस सारे काम को, उसने कहा कि बाकायदा एक दफ़ा तो मैंने यहाँ पे 3 लोगों को देखा है जो छोटे छोटे कद के थे, ग्रीन कलर के थे, शायद वो बोने थे या दीगर मखलूक़ात थी। अब जो इनके फादर थे उन्होंने जाहिर सी बात है बात को बनाने की और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, तुम्हारा वहम होगा या ऐसी कोई बात नहीं है। चलो बहरहाल अभी तो उसको हम बंद करते हैं, कल फिर दोपहर में आके या सुबह आके देखेंगे। तो खैर ये बताते हैं कि वो जो सुपरवाइज़र थे उसके बाद वो ऐसे गायब हुए कि वो दोबारा नहीं आए। मतलब ये है कि वो इस नौकरी को खैर बात कह के या छोड़ के चले गए। और जाहिर सी बात है जहाँ पे भी इंसान को अपनी लाइफ का या सिक्योरिटी का रिस्क होगा वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। ये बताते हैं कि इनके फादर तो जगह ले चुके थे, जाहिर सी बात है वो इसको ज़ाया नहीं कर सकते थे, उनको इसको अवेल करना था या इसको प्रोडक्टिव बनाना था। लिहाजा उन्होंने जो भी काम था या जो भी मामलात थे वो उनके चाचा के हैंड ओवर कर दिए। अब इनके चाचा के पास सारा का सारा जो काम था वो उनके अख्तियार में था और उनके पास था। बहरहाल चाचा ने फिर आके अपनी एक नई टीम बनाने की कोशिश की और वहाँ पे काम करने की कोशिश की। बहरहाल शुरू में तो इनके चाचा को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी भी किस्म का मसला नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही 2-4-5 दिन गुजरे तो उसके बाद से उनके साथ भी अजीब वाक़यात और मामलात होना शुरू हो गए। जैसे कि एक दफ़ा इनके जो चाचा थे तकरीबन रात के 8 या 9 बजे के दरमियान बैठे हुए थे तो बाकायदा इनका डोर जो है वो नॉक हुआ। अब ये वो टाइम था कि उस वक्त तो कोई एम्प्लॉई या नौकर वगैरह मौजूद नहीं होता था। तो पहले तो इनके जहन में ये आया कि हो सकता है कि कोई चौकीदार वगैरह मौजूद हो या कोई गार्ड हो जो यहाँ पे आया हो। लेकिन जब उन्होंने गेट खोल के देखा या विंडो से झांका तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। इसी तरह थोड़ा सा मज़ीद टाइम गुजरा, उसके बाद दोबारा से ऐसा हुआ कि किसी ने डोर को नॉक किया या विंडो को नॉक किया और अगेन उन्होंने जाके देखा तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। अब बहरहाल जो इनके चाचा थे वो काम को समेटने की कोशिश करने लगे ताकि वापस जा सकें या जो भी उनका प्लान था उसके मुताबिक उन्होंने सोचा कि जल्द अज जल्द काम को ख़त्म करूं। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि तीसरी दफ़ा वो जो डोर था या वो जो विंडो थी वो नॉक हुई। अब जब ये उठ के उस तरफ जाने लगे तो जैसे ही ये उसके करीब पहुँचे तो जहाँ पे ये बैठे हुए थे, जिस टेबल के पास बैठे हुए थे, वहाँ से इनको एकदम आवाज़ आने लगी जैसे कोई वहाँ पे मौजूद है। और जब इन्होंने वहाँ पे देखा तो ये देख के हैरान हो गए कि वहाँ पे एक छोटे से कद का बोना मौजूद था जिसने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे। उसकी शक्ल भी ग्रीन कलर की थी और देखने से बड़ी भयानक या खौफनाक शक्ल लग रही थी। अच्छा, इसके अलावा ये बताते हैं कि इसी तरह मुतादिद बार मुख्तलिफ बोने इनको नज़र आते। ख़ास तौर पे 3 बोनों का जिक्र करते हैं कि 3 लोग एक साथ छोटे कद के नज़र आते जो इनको बार बार कहते कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, अगर तुम यहाँ पे रुकोगे तो मार दिए जाओगे या तुम्हें मार दिया जाएगा। अब ये जो मामला थे किसी भी तरह काबू में नहीं आ रहे थे, दिन ब दिन जो है परेशान से परेशान ये लोग होते चले आ रहे थे।
अब ये इस फिक्र में थे कि कोई ऐसा इनको शख्स मिल जाए या कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिससे ये डिस्कस कर सके, उसका कोई हल निकाल सके, या इन मसाइल से किस तरह निकलना है उसका कोई हल इनको बताया जा सके। खैर बहरहाल काफ़ी कोशिशों के बावजूद, काफ़ी लोगों से कहने के बावजूद जब कोई हल नहीं मिला तो इनका एक दोस्त था, यानी इनके फादर का एक दोस्त था जो कि एक्स मिलिट्री पर्सन था। तो उसने इनको कहा कि मेरा एक दोस्त है, यानी इनके दोस्त का दोस्त, जो इस तरह के मामलात को डील करता है या काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली ताकतवर है, या उसके पास इस तरह के केसेस को लोग लेके आते हैं। बहरहाल इनके जब फादर उनसे मिले तो इनके फादर ये कहते हैं कि पहली दफ़ा में ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये बहुत कोई साहिब इल्म, दानिश्वर और मुतासिर कुन शख्सियत हैं। और उन्होंने फिर सारे मामलात इनको बताए कि इस तरह के वाक़यात और मामलात पहले एक सुपरवाइज़र के साथ पेश आ रहे थे, उसके बाद जो इनका भाई था उसके साथ पेश आ रहे थे। अब वो जो साहब थे उन्होंने टाइम निकाल के कहा कि मैं यहाँ पे आता हूँ और इस साइट को या इस एरिए को या इस ज़मीन को विज़िट करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस पॉइंट तक पहुँच सकूँ कि जहाँ पे मुझे पता चले कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और उसके पीछे क्या है। खैर बहरहाल वो जो साहब थे उन्होंने अपने 3-4 दिन की पढ़ाई वगैरह की और कुछ वज़ाइफ वगैरह इनके वालिदैन को या इनके फादर को बताए, और पूरी फैमिली को भी कुछ तावीज़ात वगैरह दिए और उन पे अमल करना शुरू किया गया। अब ये बताते हैं कि 3-4 दिन के बाद वो जो साहब थे उन्होंने कहा कि भाई बात इस तरह से कि जब आपने ज़मीन ख़रीदी थी तो यहाँ पे क्या पहले से पेड़ वगैरह मौजूद थे या कोई घर वगैरह मौजूद था? तो जो इनके फादर थे उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पे पहले पेड़ वगैरह मौजूद थे, जाहिर सी बात ये जंगल की तरह का एरिया था और हमने फ्यूचर के हिसाब से ज़मीन ख़रीदी थी। तो वो जो साहब थे वो कहने लगे कि आपने असल में यहाँ पे जो दरख्त वगैरह मौजूद थे उनको कटवाया है, और जो दरख्त थे वहाँ पे ये जो दीगर मखलूक़ात हैं या जो बोने हैं या जो गैर मरे मखलूक़ात हैं वो रहा करती थी, और उन दरख्तों को काटने की वजह से वो बेघर हो गई हैं, उनके पास रहने का या रिहाइश का कोई ठिकाना मौजूद नहीं है। लिहाजा ये जो मखलूक़ात हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में, ये आपको बहुत परेशान करेंगी, यहाँ पे इतनी आसानी से काम नहीं होने देंगी। तो बेहतर ये है कि आप या तो इस जगह को छोड़ दें या फिर यहाँ पे कोई जगह बनाएं जिसको खाली छोड़ दें, यानी कि उनको एक ऑल्टरनेटिव फराम किया जाए जहाँ के बारे में आप कमिटमेंट करें कि वो इन लोगों के लिए होगा, वहाँ पे आप ना जाएंगे ना आएंगे ना वहाँ पे कोई काम करेंगे। अब ये बताते हैं कि ये सब मामलात जो थे ज़ाहिर सी बात है वालिद साहब की समझ में आ चुके थे, और उन्होंने यही डिसाइड किया और ऐसे ही किया कि उन्होंने जो शेड्स वगैरह लगाए थे वहाँ पे मुकम्मल प्रॉपर तामीर की गई। ग्राउंड प्लस 1 करके जो है वो प्रोजेक्ट लगाया गया या बनाया गया, और उसमें ये डिसाइड किया गया कि जो ग्राउंड फ्लोर है वो इनके इस्तेमाल में रहेगा और वो जो फर्स्ट फ्लोर है उसको ये लोग खाली छोड़ देंगे। अब ये बताते हैं कि इसी तरह टाइम गुजरता रहा, वो जो फर्स्ट फ्लोर था वहाँ पे मुकम्मल तौर पे कोई नहीं जाता था, ना आता था, ना वहाँ से कोई राब्ता रखा गया था, उसको बना के बस छोड़ दिया गया था। और ग्रेजुअली जो मामलात थे वो आहिस्ता आहिस्ता करके सही होना शुरू हो गए, और वो भी जो मखलूक़ात थीं वो लिमिटेड हो गई, यानी कि उन्होंने अपने आप को ज़ाहिर करना कम से कम कर दिया था और बहुत लिमिट में वो लोग नज़र आया करते थे, और परेशान करना ख़ास तौर पे ख़त्म कर दिया था। ये बताते हैं कि इसी तरह टाइम गुजरता रहा और बेहतर से बेहतर हम लोग के लिए मामलात होते गए, ख़ास तौर पे फाइनेंशियली। अब भी वहाँ पे वही शेड्स वगैरह मौजूद हैं, वैसे ही ग्राउंड प्लस 1 जो है बिल्डिंग्स मौजूद हैं, और जो ग्राउंड फ्लोर है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो जो फर्स्ट फ्लोर है उसको वैसे ही खाली छोड़ दिया गया है। और अब भी वहाँ पे मुख्तलिफ़ प्रेजेंस शो होती हैं, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। हम अपने काम से काम रखते हैं और वो लोग अपने काम से काम रखते हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यूज़ होते हैं लेकिन लाइक्स पूरे नहीं होते। अगर 100 व्यूज़ हैं तो 100 लाइक्स होने चाहिए। प्लीज़ लाइक कर दिया करें, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दुआ करें अल्लाह हम सबको सेहत दे, कामयाबी दे, हमारी हिफाजत करे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।